दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मिडिल ईस्ट में इजरायल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग चल रही है उसे वो खत्म करा देंगे। कहा जा रहा है कि उनके इस बयान का अमेरिका के चुनाव पर भी असर हुआ और अमेरिकी मुस्लिमों के वोट भी ट्रंप को मिले। कैंपेन के दौरान कई मुस्लिम लीडर्स ने भी ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए कहा, जिसका असर चुनाव पर हुआ। We as Muslims stand with President Trump. कमला हैरिस हार गईं और ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई ट्रंप इन जंगों को रोक सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने 7 मुस्लिम देशों से मुसलमानों के अमेरिका में आने पर रोक लगा दी थी। और हम सबको मालूम है कि ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर भी ट्रंप ने ही दिया था और इजरायल के कहने पर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को भी ट्रंप ने ही खत्म किया था। ईरान पर कई सारे सैंक्शंस लगाए थे, इजरायल को पूरा सपोर्ट किया था। हालांकि ट्रंप ने इजरायल और पैलेस्टाइन के मसले को सुलझाने के लिए एक पीस प्लान भी बनाया था, मगर उस प्लान को हमास के साथ साथ कई अरब देशों ने मानने से इनकार कर दिया था। इसकी बात भी हम डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इस पीस प्लान से ही हमें आइडिया लगता है कि ट्रंप की सोच क्या है इजरायल पैलेस्टाइन के बारे में। इसके साथ ही हम समझेंगे कि कैसे एक इजरायली ग्रुप अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी कि AIPAC अमेरिका में इजरायली एजेंडे को फैलाता है, लॉबिंग करता है और इस पर चुनावों तक में दखल देने के आरोप लगते रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस बार के चुनाव में इस लॉबी ने ट्रंप को सपोर्ट किया था, लेकिन इन सब के बावजूद नेतन्याहू के लिए ट्रंप का सपोर्ट हासिल करना आसान नहीं रहने वाला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अरब मुल्क। इसके अलावा अमेरिका अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है इजरायल और यूक्रेन में ताकि वो जंग लड़ सकें। ऐसे में अमेरिका देश के अंदर ये भी बहस शुरू हो गई है कि क्या यह ज़रूरी है, क्या जो पैसा अमेरिका इन वॉर्स के पीछे खर्च कर रहा है वो अमेरिका में बेहतर हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट और एजुकेशन के लिए नहीं लगाया जा सकता है। और ट्रंप कह भी चुके हैं कि पैसा सिर्फ अमेरिका देता रहता है, इसलिए बाकी देशों को भी इसमें अपना शेयर डालना चाहिए, हम अकेले पैसे नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमेरिका कमाता ही इस तरह से है, जंग कराओ, हथियार बेचो और पैसा बनाओ, रिसोर्सेज पर कब्जा करो। और इसके साथ ही अभी इसी हफ्ते ईरान पर आरोप लगा है ट्रंप को मारने की प्लानिंग का। तो दोस्तों, आपको उलझाने का इरादा नहीं है मेरा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ट्रंप जंग को रोकेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है। इसलिए आइए डिटेल में समझते हैं कि ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने की पूरी दुनिया पर क्या होगा असर। Donald Trump has been elected president. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Iran has fired missiles at Israel. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. दोस्तों, अमेरिका में एक स्टेट है मिशिगन, उसका एक शहर है डियरबॉर्न। इस शहर की खास बात यह है कि ये शहर अरब, अमेरिकन और मुस्लिम कम्युनिटीज़ का हब है और यहाँ के वोटर्स हमेशा से जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स को वोट करते आए हैं। साल 2020 में भी यहाँ से जो बाइडेन की पार्टी ही जीती थी, 70% वोट मिले थे उनको। लेकिन इस बार 2024 में ये रवायत बदल गई। इस बार यहाँ के वोटर्स ने ट्रंप की पार्टी को जिता दिया। उसकी वजह सीधी सी रही है कि यहाँ के लोगों ने गजा में मासूमों के नरसंहार को बंद करने के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन बाइडेन सरकार ने जंग को रोकने के बजाय इजरायल को सपोर्ट किया, जिसे लेकर लोगों में नाराज़गी थी। इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाया ट्रंप ने और चुनावी मंचों से कहना शुरू किया कि वो युद्ध को रुकवा देंगे। इसका असर हुआ और डियरबॉर्न शहर के अलावा भी अमेरिका के कई हिस्सों में अमेरिकी मुस्लिम्स ने ट्रंप का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. ट्रंप ने इमामों के साथ में राउंड टेबल डिस्कशन किया, अरब मुल्कों से अपने प्रचार के लिए लीडर बुलवाए। दूसरी तरफ कमला हैरिस और उनकी पार्टी को भी लगा कि अब अरब मुस्लिमों के पास उनको वोट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और दोस्तों, मुस्लिम से नहीं, बहुत सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले थे, सोचने समझने वाले थे, उन सभी ने जो बाइडेन की इस हरकत का विरोध किया था। इजरायल की गजा में दादागिरी को रोकने की बात की थी और कई लोगों ने पार्टी छोड़ भी दी थी। इस वजह से भी वोट्स पर बहुत असर पड़ा। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों ने एक तरफा वोट कर दिया, बल्कि कई ऐसी जगहें थीं जहां पर क्लोज मार्जिन से जो बाइडेन की पार्टी जीतती थी, वहां पर मुस्लिम्स और अश्वेत लोगों ने वोट ही नहीं किया, जिसका सीधे ट्रंप को फायदा हुआ और कमला हैरिस को नुकसान। तो कुल मिलाकर अमेरिकी चुनाव में गजा इजरायल वॉर का असर साफ देखा गया और इस मौके को ट्रंप ने खूब भुनाया है। लेकिन क्या वाकई जिस शख्स ने कभी मुस्लिमों पर बैन लगाने की बात की थी वो बदल गया है? क्या ट्रंप वाकई इजरायल की गुंडागर्दी को बंद करा पाएंगे? आइए समझते हैं। ट्रंप अगर इजरायल को कुछ ना भी बोलें तो भी इजरायल को अब खुद ही देखना होगा कि वो 1 साल से ज्यादा के वक्त से जंग लड़ रहा है। पहले एक महीने में $1.8 बिलियन खर्च हो रहे थे, अब दोगुने से भी ज्यादा
$4.7 बिलियन US खर्च हो रहे हैं। इसकी वजह से पूरे देश की हालत खराब है। इजराइल की इकॉनमी जंग के शुरुआती 3 महीनों में ही 5.6% सिकुड़ गई थी। सारे जवान इजराइल के खप रहे हैं मिलिट्री में, इसलिए लेबर की भयंकर कमी हो गई है पूरे देश में। हमारे देश के कई बेरोजगार जवान उधर पहुंचे थे, लेकिन उनका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि बिजनेस संभालने के लिए स्किल चाहिए होती है, और हमारे यहाँ के बेरोजगारों की स्किल है मस्जिदों के सामने डीजे पर नाचना। तो हमारे जवान कुछ खास मदद कर नहीं पाए इजराइल की, जिससे इजराइल में बहुत सारा बिजनेस ठप पड़ गया है। और जंग की वजह से पूरा टूरिज्म सेक्टर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सी, गाइड, एविएशन, सारे सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ा है। अब जहाँ जंग होगी वहाँ से आम लोगों को हटाया जाता है, जिसका खर्चा भी इजरायली सरकार को उठाना पड़ रहा है। और ये कोई मुट्ठी भर लोग नहीं है, इनकी तादाद हज़ारों में है। इजरायली सरकार पर कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मिलिट्री पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इजराइल की क्रेडिट रेटिंग भी खराब हो रही है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ता है। टैक्स बढ़ जाता है, पब्लिक सर्विसेज में कटौती होती है। अमेरिका पहले ही इजराइल पर 17 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है। ऐसे में ट्रंप जैसे बिजनेसमैन का अमेरिकी सत्ता में आना नेतन्याहू के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप लाला पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं और अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के तहत वो कहते आए हैं कि अमेरिका का पैसा बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। और इस सब के बीच गजा का जिक्र करना भी जरूरी है। गजा की 90% जनता अपने घरों को छोड़कर टेंट में रहने को मजबूर है। इसके अलावा वेस्ट बैंक की इकॉनमी भी 25% से ज़्यादा सिकुड़ गई है, क्योंकि जंग की वजह से बहुत सारी पाबंदी लगा दी है इसराइलियों ने। तो गजा की तरफ से इसराइल को संदेश है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब आते हैं ईरान पर। ईरान पर ट्रंप के मर्डर की कोशिश का आरोप लगा है। FBI के मुताबिक फरहाद शाकरी नाम का 51 साल का एक शख्स IRGC के लिए काम करता है। उसने ईरान की एलीट फोर्स IRGC के कहने पर मेनली 2 प्लान्स बनाए। पहला ट्रंप को मारने का और दूसरा श्रीलंका में इजरायली टूरिस्ट्स को टारगेट करने का। FBI के मुताबिक उसका इरादा श्रीलंका में मास शूटिंग का था। तेहरान में रहने वाले इस शख्स से कनेक्शन के मामले में 2 अमेरिकी नागरिकों कार्लिसले रिवेरा और जोनाथन लोडहॉल्ट को भी FBI ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों को फरहाद शाकरी ने पैसे देकर ट्रंप की हत्या का प्लान बनाने और अमेरिकी ईरानी जर्नलिस्ट मसीह अली नेजाद पर नजर रखने के लिए कहा गया। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि ऐसा ईरान और अमेरिका के रिश्तों को खराब करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल ईरान की टेंशन की असली वजह यह है कि ट्रंप के साथ ईरान की कभी बनी नहीं। पिछली बार जब ट्रंप को सत्ता मिली थी तो उनका रवैया ईरान को लेकर दुश्मनी वाला था। पिछली बार के चुनाव से पहले ही ट्रंप ने अमेरिका की जनता के साथ वादे किए थे, जिनमें से एक था कि वो ईरान के साथ ओबामा के टाइम पर किए गए न्यूक्लियर डील को खत्म करके एक नई डील करेंगे। इस वादे को ट्रंप ने 9 मई 2018 को पूरा किया। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म किया और ईरान पर कई सैंक्शंस लगा दिए। ट्रंप ने इस पॉलिसी को मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी नाम दिया था, जिससे ईरान की इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ था। उसका पर डे बैरल ऑयल ट्रेड 1.2 मिलियन से गिरकर 1 लाख बैरल पर डे पर आ गया था। अब जिस शख्स ने अपने पिछले कार्यकाल में इस तरह की हरकतें की हों, उसका दोबारा सत्ता में आना ईरान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। इसी हफ्ते अमेरिकी सेना ने सीरिया की 2 जगहों पर ईरान को सपोर्ट करने वाले गुटों के 9 ठिकानों पर हमला किया है। इसमें 4 लड़ाकों के मारे जाने की खबर आई है। अमेरिका से 2 दिन पहले इजरायली सेना ने भी सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हवाई हमले किए थे। इजरायली आर्मी ने अपने कब्जे वाले गोलान हाइट्स से ये हवाई हमले किए थे, जिसमें 7 लोगों की जान गई। तो कहने का मतलब है कि ईरान के लिए कहीं से भी राह आसान नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ट्रंप ने कहा है तो वो वॉर खत्म करा भी सकते हैं, बशर्ते उनके मन मुताबिक काम हो, उनकी शर्तें ही मानी जाए। वो एक टिपिकल बिजनेसमैन की तरह ही काम करते हैं। और ट्रंप की सोच क्या है, इसे समझने के लिए हम लौटते हैं उनकी पिछली बार के पीस प्लान की तरफ, जिसमें उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन मसले का हल कैसे निकल सकता है इसकी बात की थी। जनवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पैलेस्टाइन मामले का हल निकालने के लिए एक प्लान लेकर आए। इस प्लान को उन्होंने पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान कहा था। ये प्लान गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और यरूशलेम के बारे में था। इसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल और पैलेस्टाइन 2 देश बनेंगे। इसमें वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से पर इजरायल का ही कंट्रोल रहेगा। यरूशलेम ही राजधानी इजरायल की होगी। थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी पैलेस्टाइन को, लेकिन इस पर बात नहीं बनी, क्योंकि लोगों ने माना ये तो इजरायली प्रोपेगेंडा टाइप का ही प्लान है और इसको ड्राफ्ट करने में कोई फिलिस्तीनी शामिल नहीं था। वो कैसा देश होगा जिसका ना अपना बॉर्डर, सिक्योरिटी और एयर स्पेस पर अधिकारी ना हो। और पैलेस्टाइन की लंबे समय से ईस्ट यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की बात भी इसमें शामिल नहीं थी। लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस प्लान को ट्रंप ने नहीं, नेतन्याहू ने बनाया है। इसलिए ट्रंप का पीस प्लान फेल हो गया था। पैलेस्टाइन ने नहीं माना था। अब इस प्लान से ही आप ट्रंप की सोच क्या है पैलेस्टाइन को लेकर वो समझ सकते हैं। ट्रंप ने चाहा तो था कि जंग ना हो, लेकिन शर्तें वो इजरायल की ही थी। लेकिन ऐसा क्यों है कि अमेरिका जहां तहां भिड़ा रहता है, हर जगह पैसे देकर लड़वाता रहता है, इसमें उसका नुकसान होता है, फिर भी वो ऐसा क्यों करता है?
दोस्तों, अमेरिका के बारे में कहा जा सकता है कि वो पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं लेता है। उसको मालूम है कि अगर आज वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा तो कल मिडिल ईस्ट में उसे कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में या तो तानाशाही है या फिर थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र है, लेकिन अमेरिका का मॉडल है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का। ऐसे मिडिल ईस्ट के बीच में एक ऐसा देश है जो अमेरिकी मॉडल को मानता है, उसके कहने पर चलता है, उसे इंटेलिजेंस देता है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं और उनको कैसे अमेरिका हथिया सकता है इसमें मदद करता है, और अमेरिका जब चाहे जिस देश पर चाहे इजराइल को बोलकर हमला करा सकता है, दबाव बना सकता है और वहाँ के तेल जैसे रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमा सकता है। इसलिए वो इजराइल को अंधा सपोर्ट करता है। उसके पसंद की सरकार जिस देश में नहीं होती है वहाँ की सरकार बदलवाने की कोशिश करता है। जैसे ईरान पर सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका तो वहाँ के लोगों के रोजगार जाएंगे, इससे लोगों में नाराजगी होगी और फिर वहाँ पर सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोग भड़केंगे, दंगे होंगे, लोग मारे जाएंगे। तो अमेरिका के पास मौका होगा कि स्टेबिलिटी के नाम पर, पीस के नाम पर वहाँ अपनी फौज भेजकर फिर अपने मन की सरकार बनवा लेने का। इराक में उसने यही तो किया था। अब इन सब में कुछ पैसे जरूर खर्च होते हैं अमेरिका के, लेकिन बदले में वो सस्ता तेल, रिसोर्सेज सब उठा ले जाता है, पूरे देश को लूट लेता है। ये है मॉडर्न कॉलोनाइजेशन। सोचो, अमेरिका के अंदर एक गोली भी नहीं चली लेकिन उसने एक पूरा का पूरा देश कब्जा लिया, लूट लिया। अब जिस देश में भी जहां भी युद्ध होता है अमेरिकी कंपनीज वहां अपना वेपन बेचती हैं, जिससे उन्हीं को कमाई होती है। जितनी लंबी लड़ाई उतना ज्यादा फायदा। प्लस जहां ये वेपन भेजते हैं वो देश भी आसान तले दबा रहता है, गुलाम सा हो जाता है, अमेरिका का दोस्त हो जाता है। जैसे यूक्रेन के केस में अभी अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है, बाद में यूक्रेन को उधार चुकाना होगा, अमेरिका को अपने देश का लिथियम बेचना होगा, यूक्रेन के गेहूं से अमेरिकी बर्गर बनाएंगे। प्लस अमेरिका ने यूक्रेन के रूप में एक दोस्त बना ही लिया है और अब अमेरिका जब चाहे पुतिन की छत तक अपनी पतंग उड़ा सकता है। जैसा मिडिल ईस्ट में इजराइल, वैसे ही रशिया के बगल में यूक्रेन। बाय द वे, पुतिन साहब ने अपना घर बदल लिया है क्योंकि उनके पुराने घर की छत तक सचमुच अमेरिकी पतंग यानी कि ड्रोन उड़ने लगे थे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका हमेशा दूर का फायदा देखता है और फायदा देखने के मामले में तो ट्रंप और आगे है। और इजराइल के अगेंस्ट जाना फिलहाल ट्रंप के लिए फायदेमंद नहीं है क्योंकि अमेरिका में एक ग्रुप है AIPAC यानी कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में प्रो इजराइल का एजेंडा चलाती है और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। पर इसके साथ ही AIPAC ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे अमीर लोग भी हैं जो पॉलिटिशियंस की फाइनेंसिंग करते हैं। AIPAC भी ओबामा के न्यूक्लियर डील के खिलाफ थी। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने डेमोक्रेट्स के ऊपर से अपना ट्रस्ट खो दिया था और ट्रंप की फाइनेंसिंग शुरू की थी, जो कि रिपब्लिकन साइड से लड़ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में 2 वादे किए थे। नंबर 1 कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म करेंगे और नंबर 2 ईरान पर सैंक्शंस लगाएंगे। और हम सब जानते हैं कि बाद में दोनों काम ट्रंप ने किए थे। द इंटरसेप्ट की एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि हालताज में अमेरिका में होने वाले 80% इलेक्शंस में AIPAC ग्रुप उन लोगों को फंड करता है जो प्रो इजराइल बात करते हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी पावरफुल है ये। और इसकी खास बात यह है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, सिर्फ ये लोग कैंडिडेट देखते हैं। इस ग्रुप का सपोर्ट इस बार वैसे तो दोनों पार्टीज के उन लोगों को था जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रंप की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। सब नेताओं को ये डर होता है कि अगर उन्होंने इजराइल के खिलाफ बोला तो ये ग्रुप तुरंत उनके विरोधी को फंडिंग देने लगेगा, पैसे देने लगेगा और चुनाव में हरवाने की उनको पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका में AIPAC का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इजराइल को लेकर अमेरिका की सोच में कोई खास बदलाव होने वाला है। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई और मुल्क हैं जो हमेशा से अमेरिका के सपोर्टर रहते हैं, वो भी इजराइल के गजा में किए गए नरसंहार से परेशान हैं और सवाल उठा रहे हैं। जैसे अभी सऊदी अरब में मीटिंग हुई है, उसमें सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल जब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है वो उसके साथ कोई भी डील शुरू नहीं करेंगे, रिश्ते सामान्य नहीं करेंगे। ऐसे में ये कहना कि इजराइल को ट्रंप खुली छूट दे देंगे ये भी मुश्किल है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के लिए सिर्फ एक प्यादा है और प्यादा अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाने लगे ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा और ना होने देगा। तो कुछ भी कहना फिलहाल अभी जल्दबाजी होगी। एक बार ट्रंप जब गद्दी संभाल लेंगे तो देखने वाली बात होगी कि वो अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी कही गई बातों को कोरी गप ही समझा जाए, उसमें मुझे तो कोई दम नहीं लगता। लेकिन दिल से चाहता हूँ कि मेरा ये अनुमान गलत साबित हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जंग, वॉर तुरंत रुके, दुनिया में अमन चैन हो, चाहे वो ट्रंप करें या पुतिन करें। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के मेंबर बन जाइए या फिर मुझे थैंक्स भेज सकते हैं। इससे मुझे आप लोगों तक ऐसे कंटेंट लाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। नमस्कार।